नमस्कार साथियों, निर्वाणवाद की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। मैं आज आपके सामने फिर से लेके प्रस्तुत हूँ सीडीपी 5 का पंच, बाल विकास और पेडागोजी के 5 शानदार क्वेश्चन और उनसे भी शानदार उनकी एक्सप्लेनेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के प्रश्न देखते हैं। तो पहला प्रश्न है आज के लिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग? अधिगम की प्रक्रिया में निम्न में से क्या सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो यहां पर हम सर्वाधिक महत्वपूर्ण पूछ रहे हैं लर्निंग के लिए, अधिगम की प्रक्रिया के लिए। तो इकोनॉमिक कंडीशन तो सबसे न्यूनतम होगी, बच्चे की आर्थिक स्थिति सबसे न्यूनतम होगी, और वैसे ही एग्जामिनेशन रिजल्ट, बच्चे का परीक्षा परिणाम भी हमारे लिए न्यूनतम होगा। अब यहाँ पे दो चीजें हमें दे रखी है, कल्चरल बैकग्राउंड, बच्चे की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, ये जरूरी है, और दूसरा दे रखा है स्टाइल ऑफ लर्निंग, अधिगम की शैली, ये भी जरूरी है। ये दोनों जरूरी, लेकिन इन दोनों में से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कौन सा है? तो यहां पर हम देखेंगे कि बच्चे के अधिगम की प्रक्रिया की बात की जा रही है, प्रोसेस की बात की जा रही है। तो प्रोसेस में, प्रक्रिया में ज्यादा महत्वपूर्ण हमें क्या देखने को मिलता है? शैली। स्टाइल हमें प्रक्रिया में ज्यादा महत्वपूर्ण देखने को मिलती है, क्योंकि जो शैली होगी उसी के माध्यम से अगर प्रक्रिया को रखा जाएगा तभी अधिकतम हमें अधिगम देखने को मिलता है। वट एवर इज द स्टाइल ऑफ लर्निंग, व्हेन इट इज इन द प्रोसेस, देन ओनली वी विल सी द मैक्सिमम रिजल्ट ऑफ द लर्निंग। इसीलिए आंसर यहां पर तीसरा होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। सोशलाइजेशन इंक्लूड्स ट्रांसमिशन एंड, सामाजिकरण में सम्मिलित है सांस्कृतिक संचरण और। तो यहां पर हमें सामाजिकरण के अंतर्गत क्या क्या सम्मिलित होना चाहिए उसके ऊपर बात की गई है। तो इमोशनल सपोर्ट, संवेगात्मक समर्थन, इसमें सामाजिकरण का भाव हमें देखने को नहीं मिलता। लर्निंग के लिए इंपॉर्टेंट है, ये हम ये नहीं कह रहे कि ये महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन ये सामाजिकरण का मुख्य तत्व नहीं है। फिर रिबेलियन, विद्रोह को निरुत्साहित करना या प्रोत्साहित करना, ये दोनों भी हमारे पास हिस्सा नहीं है सामाजिकरण का। फिर इंडिविजुअल पर्सनालिटी, वैयक्तिक व्यक्तित्व, बिल्कुल ये हिस्सा रहेगा हमारा। यहां पे हम व्यक्तित्व को देखेंगे। यहां पर व्यक्तित्व हमारे पास साथ में देखने को मिलता है कि सामाजिकरण में हमें ना केवल देखने को मिलता है बल्कि व्यक्तित्व भी देखने को मिलता है। फिर हम बात करें चिल्ड्रन टू लेवल, बच्चों को लेवलों में समायोजित करना। तो यहां पर हम देखेंगे कि बच्चों को लेवलों में समायोजित करना हमें नहीं करना, लेवलों में समाहित इनको अब हम लेबल्स नहीं देते हैं। तो ये तो सरासर हमारा गलत है, चौथा आंसर। तो आंसर यहां पर तीसरा रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। Intelligence theory incorporates the mental process involved in intelligence, that is meta components, and the varied forms that intelligence can take, i creative intelligence। जो बुद्धि सिद्धांत बुद्धि में सम्मिलित मानसिक प्रक्रियाओं जैसे पराघटक और बुद्धि द्वारा किए जा सकने वाले विविध रूपों जैसे सृजनात्मक बुद्धि को शामिल करता है। तो यहां पर सृजनात्मक बुद्धि की बात हो, अगर यहां सृजनात्मक बुद्धि की बात हो, यहां पर क्रिएटिव इंटेलिजेंस की बात हो, तो हम किसको लेके चलेंगे? तो यहां हमें देखने को मिलती है स्टर्नबर्ग की ट्रायर की थ्योरी, स्टर्नबर्ग का बुद्धिमत्ता का त्रितंत्रीय सिद्धांत या त्रिचापीय सिद्धांत, जिसमें उन्होंने 3 तरह के इंटेलिजेंस की बात करी थी। एनालिटिकल इंटेलिजेंस, विश्लेषणात्मक बुद्धि, प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस, व्यवहारिक बुद्धि, और क्रिएटिव इंटेलिजेंस, सृजनात्मक बुद्धि, जिसमें उन्होंने मेटा कंपोनेंट्स की बात करी थी। कि ये मेटा कंपोनेंट्स रखते हैं। इसमें उन्होंने बात करी थी कि अलग अलग हमारे पराघटक तत्व इसमें शामिल होंगे। तो ये जो थ्योरी यहां पर दी गई है, ये कौन सी है? ये हमारे पास जो हम देखेंगे स्टर्नबर्ग का ट्रायर के सिद्धांत है, ये त्रिचापीय सिद्धांत है। तो उत्तर यहां तीसरा रहेगा। अगर हम थर्स्टन के प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज के ऊपर बात करें, थर्स्टन की प्राथमिक मानसिक योग्यताओं के ऊपर बात करें, तो इन्होंने 7 योग्यताओं के समूहों की बात करी थी। इन्होंने 7 हमें दिए थे एबिलिटीज के ग्रुप, लेकिन उसमें हमारे पास क्रिएटिव इंटेलिजेंस नहीं था, उसमें बुद्धि नहीं थी। वैसे स्पीयरमैन का जो जी फैक्टर है वो जनरल इंटेलिजेंस की बात करता है, सामान्य बुद्धि की बात करता है, क्रिएटिविटी की बात नहीं करता। और दूसरा सावंत थ्योरी की बात करते हैं, हम सावंत सिद्धांत की बात कर रहे हैं। तो सावंत सिद्धांत यहां पे बात करता है कि अगर किसी तरह का हमें विकार है, एक डिसऑर्डर है, लेकिन उसके साथ ही किसी जगह हमारे पास एक हमें बहुत ही अच्छी स्किल देखने को मिलती है, वो चाहे म्यूजिक की हो, ड्राइंग की हो, कैलेंडर सावंत हम होते हैं, यानी कैलेंडर की किसी भी डेट के बारे में कोई चीज मेमोरी करने की अच्छी चीजें हो, तो वो हमें सावंत इंटेलिजेंस कहलाता है। यानी एक व्यक्ति अलग अलग बुद्धि विकारों के बावजूद एक बेहतर तरह का बुद्धि कौशल दिखाता है। एन इंडिविजुअल चाइल्ड हैविंग the disorders will show a particular kind of skill in a intelligence domain, then it is called the savant child। तो इसी को हम सावंत इंटेलिजेंस कहते हैं, इसी को हम सावंत बालक कहते हैं। तो आंसर यहां पे तीसरा देखने को मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें।
The practice that legitimizes powerful men's dominant position in the society and justifies the subordination of the common male population, women and other marginalized way of being a man is called. वह प्रथा जो समाज में शक्तिशाली पुरुषों की प्रभावी स्थिति को वैध बनाती है और आम पुरुष आबादी और महिलाओं की अधीनता को औचित्य प्रदान करती है और एक पुरुष होने के अन्य सीमांत तरीकों को डैश कहा जाता है। तो यहां पर हमसे जो पूछा गया है, कॉनेल का थ्योरी पूछा गया है। अगर हम देखें तो कॉनेल हमारे पास क्या करते हैं, कॉनेल हमारे पास चार तरह के हमें मैस्कुलिनिटी बताते हैं, चार तरह का पुरुषत्व बताते हैं, पौरुष बताते हैं। चार तरह के पौरुष में सबसे जो यहाँ पर जो हमें दिया गया है, ये सबसे जो प्रतिसत्तात्मक समाज में हमारे पास पुरुषों के स्थापत्य की बात है उसके ऊपर बात की है, जिसमें राजा जो होता है वो सर्वश्रेष्ठ होता है हमारे पास और उसके आधार पर पूरा का पूरा तंत्र चलता है। इसे कहा जाता है हेजेमनिक मैस्कुलिनिटी, इसे कहा जाता है हेगमनिक पौरुषुकता, जो हमारे पास फर्स्ट टाइप है। फिर इसमें ये देते हैं दूसरा किस तरह का, कॉम्प्लिसिट हमारे पास मैस्कुलिनिटी होती है। कॉम्प्लिसिट यानी जो जटिल पौरुषत्व कहते हैं। इसमें जो दूसरे पुरुष होते हैं उनको भी अपना प्रभुत्व मिलता है कि महिलाओं के ऊपर प्रभुत्व, बच्चों के ऊपर प्रभुत्व, अन्य लोगों के ऊपर प्रभुत्व, तो वो उसको मानकर चलते हैं कि नहीं पुरुष जो है श्रेष्ठ हैं। इसे कहा जाता है कॉम्प्लिसिट मैस्कुलिनिटी, जटिल पौरुष कहा जाता है। इसके बाद कुछ होते हैं जो सहायक के रूप में काम करते हैं और महिलाओं को प्रताड़ना देते हैं, यानी महिलाओं से काम करवाते हैं, उनको कहा जाता है, वो तीसरा होता है हमारे पास सबऑर्डिनेट मैस्कुलिनिटी, उसको कहा जाता है अनुचर पौरुषता। और फिर हमें चौथा देखने को मिलता है इसमें मार्जिनलाइज, यानी वो लोग जो गुलाम के रूप में काम करते हैं, पुरुष तो होते हैं लेकिन गुलाम के रूप में काम करते हैं, वो चाहे महिलाओं के गुलाम के रूप में काम करें या पुरुषों के गुलाम के रूप में काम करें, तो वो क्या करेंगे, वो महिलाओं का मानेंगे, वो क्या मानेंगे, महिलाओं की बातें मानेंगे। तो उन्हें कहा गया क्या, उनको कहा गया हमारे पास मार्जिनलाइज मैस्कुलिनिटी। तो ये चार तरह की मैस्कुलिनिटी देखने को मिली। इसी तरीके से चार तरह की फेमिनिटी देखने को मिलती है हमारे पास। तो यहां पर सबसे पहले फेमिनिटी हमें एम्फेसाइज फेमिनिटी देखने को मिलती है, यानी वो लोग, वो स्त्रियां ये मानती हैं कि हम पुरुषों से नीचे हैं, इसे एम्फेसाइज्ड कहा जाता है फेमिनिटी, इसे स्त्रीत्व पर जोर देना कहा जाता है कि ये एम्फेसाइज्ड फेमिनिटी है। इसके बाद फिर इसमें आती है हेजेमनी फेमिनिस्ट, यानी वो ये मानती हैं कि हम पुरुषों से नीचे हैं, लेकिन जो राजा की पत्नी होगी यानी रानी होगी वो मानेगी कि वो दूसरे पुरुषों से ऊपर है। या फिर अगर जो महिला है किसी पोजीशन में आ जाती है और उसके नीचे पुरुष होते हैं तो वो उनके ऊपर अपना अधिकार समझने लगती है, तो इसे हमने कहा हेजेमनिस्ट फेमिनिटी, इसे हमने हेजेमनिस्ट फेमिनिटी कहा। फिर हमें देखने को मिलता है कि जो एम्फेसाइज फेमिनिटी का कि हम उनके अधीन है। फिर तीसरा देखने को मिलता है कि हमारे पास कंप्लिसिट फेमिनिटी जो हमें देखने को मिलती है। इसमें मार्जिनाइज फेमिनिटी में कुछ नहीं होता, कंप्लिसिट होता है। कंप्लिसिट का मतलब फेमिनिटी के कारण जो जो उनको अधिकार मिले होते हैं वो उनको मानकर चल रही होती हैं कि हम स्त्रियां हैं तो स्त्रियां हैं तो हमें समाज में इस तरीके से काम करना होगा, हम इनके अधीन, इनके ऊपर, ये वो मानकर चल रही होती हैं, तो उन्हें हम कहते हैं कंप्लिसिट फेमिनिटी यानी जटिल स्त्रीत्व। और फिर हमें देखने को मिलता है सबऑर्डिनेट फेमिनिटी, यानी महिलाओं के नीचे जो महिलाएं होती हैं या पुरुषों के नीचे जो महिलाएं होती हैं और वो उनका कहना मान रही होती हैं। जैसे कि एक बेटी अपनी माँ का कहना मानेगी, या एक जो है हमें देखने को मिलेगा कि बहू जो है अपनी सास का कहना मानेगी। तो इस तरीके से जो हमें देखने को मिलता है, या एक नौकरानी जो है वो अपनी मालकिन का कहना मानेगी। तो ये हमारा क्या आ गया, ये आ गया सबऑर्डिनेट फेमिनिटी। इसे हम कहते हैं कि ये हमारे पास अनुचर स्त्रीत्व है। तो इस तरीके से कॉनेल ने चार तरह के पुरुष और चार तरह के स्त्रीत्व की बात करी, चार तरह का हमारे पास फेमिनिटी और चार तरह की मैस्कुलिनिटी की बात करी। तो ये हमें देखने को मिलता है, ये जो परिभाषा है ये हेजेमनिक मैस्कुलिनिटी की है, ये हमारे पास अधिकारवादी पुरुषत्व की है, अधिकारवादी पौरुष की है। तो उत्तर यहां चौथा रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। Which of the following disorders is caused due to error in cell division? कोशिका विभाजन में त्रुटि के कारण निम्नलिखित में से कौन सा विकार होता है? ADHD, डिसलेक्सिया और ऑटिज्म, ये तीनों ही हमें क्या देखने को मिलते हैं, ये डेवलपमेंट हमारे पास डिसऑर्डर्स हैं। ये हमें क्या देखने को, जो मेंटल, जो हमारे पास ब्रेन में न्यूरॉन्स का डिवीजन होता है, न्यूरॉन्स के डिवीजन में ये देखने को मिलता है, तो ये न्यूरॉन के कारण हो रहे होते हैं। ये हमारे पास न्यूरॉन के कारण होते हैं, चाहे हम बात करें एडीएचडी की, डिसलेक्सिया की, न्यूट्री, ये हमारे पास एक तरीके से हम देखेंगे परवेजन है, न्यूरॉन का परवेजन है, इसके विकास विकार है, न्यूरॉन के विकास विकार हमें देखने को मिलते हैं। तो ये परवेजिव, न्यूरॉन परवेजिव डिसऑर्डर है हमारे पास, यानी न्यूरॉन का विकास विकार है। लेकिन यहां पर पूछा गया है किसके कारण, यहां पे पूछा गया सेल डिवीजन के कारण, कोशिका विभाजन के कारण। कोशिका विभाजन के कारण डाउन सिंड्रोम है, जिसको हम 21st ट्रायसोमी भी कहते हैं।
इसको 21st ट्रायसोमी कहते हैं, यानी 21वां त्रि जीन। ठीक है, तो यहां पर हमें क्या देखने को मिलता है, जो 21st हमारे पास हम देखेंगे कि जो हमारे टोटल हमारे 23 हैं क्रोमोसोम्स, उसमें से जो 21st हमारा क्रोमोसोम होता है, जीन होता है, वो जब 3, क्योंकि हमारे पास 2 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होने चाहिए, 23 का 46 होता है हमारे पास, उसमें जो हमारा जो 21वां क्रोमोसोम है वो अगर डिवीजन के समय में 3 बन जाए, जिसके कारण हमारे पास टोटल क्रोमोसोम 47 पहुंच जाते हैं 46 की जगह, और 21वां क्रोमोसोम 3 बारी होता है, जो कि 2 बारी होना चाहिए वो 3 बारी होता है। इसके कारण जो सिंड्रोम देखने को मिलता है उससे डाउन सिंड्रोम कहते हैं, और इससे भी हमें बहुत सारी तरह के मानसिक विकार देखने को मिलते हैं। तो ये हमें 21st ट्रायसोमी देखने को मिलता है। तो साथियों, ये थे आज के क्वेश्चन। उम्मीद करता हूं कि बहुत सारे इसमें कंसेप्ट आपको सीखने को मिलेंगे, और साथ ही साथ आपने पुराने कंसेप्ट्स को रिवाइज किया होगा। तो इसी तरह के और कंसेप्ट्स लेके मैं आपके सामने प्रस्तुत होता रहूंगा। जितने साथी इस वीडियो को देख रहे थे, आप सभी का धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास में फिर मुलाकात होती है, फिर मिलते हैं साथियों। नमस्कार।